Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. And welcome to the next part of respiration, that is respiration in plants part 2. चलो पार्ट 2 शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड दैट इज वेदांतु लेके आ रहा है 12th सीबीएसई बोर्ड के लिए क्रैश कोर्स. आई रिपीट, नॉट फॉर नीट बट फॉर सीबीएसई बोर्ड. ठीक है, द फीस ओवर देयर इज 10,000 बट इफ यू अप्लाई द कूपन कोड BMCC तो आपका फीस कितना होने वाला है 7,000 रुपीज, मतलब पूरा पूरा 30% डिस्काउंट. इफ यू वॉन्ट टू एनरोल, अगर आपको एनरोल करना है 12th सीबीएसई बोर्ड क्रैश कोर्स के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट से जाइए, लिंक पे क्लिक कर लीजिए और कूपन कोड क्या यूज करोगे BMCC. परफेक्ट. चलो अब क्या मिलने वाला था हमको क्रैश कोर्स में, तो हमने बोला विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस है, प्रीवियस ईयर में क्या क्या आ चुका है और फ्यूचर में क्या आने के चांसेस है, ये सब कुछ विथ इंडियाज बेस्ट टीचर्स. लाइव इंटरैक्टिव कोर्सेज होने वाला है और अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग होगा ऑन आवर डाउट ऐप विद डाउट एक्सपर्ट्स. नेक्स्ट बैच कब से शुरू हो रहा है, तो हमने बोला 10th मई से बैच शुरू हो रहा है. आई रिपीट, अगर आपको एनरोल करना है, अगर आपको 30% डिस्काउंट चाहिए तो आपका कूपन कोड क्या रहेगा BMCC. सिंपल एज दैट. चलो अब आगे बढ़ते ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के साथ. ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का ये तीसरा राउंड है एकलव्य बैच के लिए और ये शुरू हो रहा है ऑन 2 मई. ठीक है, 2 मई मतलब ये संडे को, मतलब जस्ट कल. और कल क्या क्या आने वाला है, तो हमने बोला 3 फिजिक्स के लेक्चर्स होंगे पर वीक, 3 केमिस्ट्री लेक्चर्स होंगे पर वीक और 4 बायोलॉजी लेक्चर्स होने वाले पूरे वीक में. ओके, अब क्या होने वाला है हर एक लेक्चर में, तो हमने बोला 40 क्वेश्चन सॉल्व होंगे पर क्लास. हर क्लास में 40 MCQ सॉल्व होगा और 20 MCQs जो रहेगा या 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो क्लास के बाद आफ्टर द क्लास असाइनमेंट के लिए आपको दिया जाएगा. प्लस संडे टू संडे आपके लिए रहेंगे 4 पार्ट टेस्ट एंड 4 फुल सिलेबस वाले टेस्ट. अगर आपको रजिस्टर करना है तो लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज vdnt.in/NEET एकलव्य. चलो अब वेदांतु नीट मेड इजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन को टर्न कर लीजिए ऑल पे. परफेक्ट. चलो लेट अस स्टार्ट विथ अवेयरनेस एंड द अवेयरनेस इज इन ऑर्डर टू फाइट फ्रॉम COVID-19 वी आर गोइंग टू यूज मास्क. डबल मास्किंग यूज कर लो, एक सर्जिकल मास्क और एक कॉटन क्लॉथ मास्क. मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस. डू नॉट टच योर फेस व्हेन यू गो आउटसाइड. क्लीन सरफेसेस रखना जरूरी है और अगर आपके पास कुछ चीजें जो आप बाहर से लेके आ रहे हो उसको सैनिटाइज कर लो. स्टे एट होम एज मच एज पॉसिबल. डू नॉट अलाउ योर फैमिली members who are more than 45 years of age to go out because they are more prone to the condition. Next, whenever you sneeze, whenever you cough, cover your mouth with a handkerchief or maybe with your elbow so that you don't spread the virus to different places. Yes, wash your hands regularly with soap and water and yes, eat healthy. ठीक है, चलो इसी के साथ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पार्ट 2 शुरू करते हैं. और शुरू करते ही हमको क्या क्या पता है, एक फटाफट सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं. ठीक है, तो क्विक रिवीजन में क्या आएगा, हमने पिछले सेशन में ग्लाइकोलिसिस खत्म किया, मतलब कल हमने ग्लाइकोलिसिस खत्म कर दिया. हमने बोल दिया भाई ये तो एरोबिक हो एनेरोबिक हो सब में मिलेगा, मतलब मिलेगा. अब ग्लाइकोलिसिस तो कंपल्शन था तो सब में मिलेगा. ग्लाइकोलिसिस के एंड में क्या मिला था, 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड, 2 molecules ऑफ ATP, 2 molecules ऑफ NaDH2 एंड 2 molecules ऑफ वाटर. ठीक है, तो हमने क्या क्या याद कर लिया, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है. 2 पायरुविक एसिड बन रहा है, 2 ATP बन रहा है, 2 वाटर बन रहा है और 2 NaDH2. खत्म. इतना क्लियर है हमारे दिमाग में. ठीक है, चाहिए तो मैं लिख लेती हूँ. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस बेटा आजा. हाँ, ग्लाइकोलिसिस के एंड में क्या क्या मिलेगा, तो एंड प्रोडक्ट में हमको मिलेगा 2 molecules ऑफ पायरुविक एसिड, 2 molecules ऑफ ATP, 2 molecules ऑफ NaDH2 नाड़ू, 2 molecules ऑफ वाटर. इसका चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं कि भाई ग्लाइकोलिसिस में कितना एटीपी मिलता है, व्हाट इज द नेट गेन, व्हाट इज द प्रोड्यूस, व्हाट इज द NaDH2 प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस, कितना पायरुविक एसिड बनेगा फ्रॉम 1 ग्लूकोज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये सारे एमसीक्यूज अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है ना तो फटाफट सॉल्व होने वाला है. रिमेंबर दिस इज फॉर
1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन पे एंड प्रोडक्ट मिलेगा। तो अगर 4 ग्लूकोज का पूछा तो मल्टीप्लाई बाय 4, 10 का पूछा तो मल्टीप्लाई बाय 10, सिंपल एज दैट। अब इसके बाद क्या, तो हमने बोला आगे पाइरुविक एसिड या तो करेगा एनेरोबिक रेस्पिरेशन या करेगा एरोबिक। लास्ट सेशन में हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन खत्म किया, मतलब एनेरोबिक रेस्पिरेशन खत्म। अब जाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन पे। नाउ व्हाट हैपेंस इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो हमने बोला देखो ग्लूकोज ने कर लिया ग्लाइकोलिसिस और बना दिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड। अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड बनने के बाद अगर मैं अज्यूम कर रही हूं कि सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, एनेरोबिक तो हमने खत्म कर लिया, अब हमको कल का याद नहीं है, हमको सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन पे ध्यान दे रहा है। मतलब अब पाइरुविक एसिड सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। तो पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस जो साइटोप्लाज्म में हो गया, फिर सेकेंड स्टेप आएगा लिंक रिएक्शन जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। लिंक रिएक्शन में CO2 जाएगा बाहर और क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, इससे क्लियरली ये समझ में आया पाइरुविक एसिड 3 कार्बन का था, 1 कार्बन का CO2 गया बाहर, तो 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए बन चुका है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए करेगा क्रेब्स साइकिल, कहाँ पे, तो हमने बोला वो भी वहीं पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CO2 एंड वाटर। खत्म, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुका है भाई, पूरा ऑक्सीडेशन। और इसी के साथ साथ क्या बना था, तो हमने बोले बहुत सारे NADH2 एंड FADH2, ये होते हैं हमारे रिड्यूस्ड कोएंजाइम। NADH2 एंड FADH2 कोएंजाइम्स है और वो हाइड्रोजन के साथ है, NAD एंड FAD कोएंजाइम है, हाइड्रोजन के साथ है, मतलब रिड्यूस स्टेट में। तो क्या था हमारे पास, रिड्यूस्ड कोएंजाइम दैट इज NADH2 एंड FADH2। अब क्या होगा, तो हमने बोला अब इनको वापस NAD और वापस FAD बनना जरूरी था, मतलब NADH2 का NAD बनना जरूरी था, FADH2 का FAD बनना जरूरी था। तो ये दोनों अपने अपने हाइड्रोजन को छोड़ देंगे और उसी हाइड्रोजन की मदद से क्या बनने वाला है, ATP। उसी प्रोटॉन के काइनेटिक एनर्जी को यूज करके हम क्या बनाएंगे, ATP, इन अ रिएक्शन और इन अ प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑल्सो नोन एज ETS। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर टू अनदर टू अनदर, और ऐसे करते 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 क्या होने वाला था, ATP बनने वाला था। तो ये होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। ये हो गया हमारा पूरा माइंड मैप रेडी विथ रिस्पेक्ट टू एरोबिक रेस्पिरेशन। पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा लिंक रिएक्शन, तीसरा होगा क्रेब्स साइकिल और लास्ट में होगा ETS। शुरू करते हैं सबसे पहले लिंक रिएक्शन से, विच इज ऑल्सो नोन एज एसिटाइलेशन ऑफ पाइरुवेट। ठीक है, तो दूसरा नाम क्या दे दिया आपने उसको, एसिटाइलेशन ऑफ पाइरुवेट। अब एसिटाइलेशन ऑफ पाइरुवेट में क्या होने वाला है ये देखते हैं। तो हमारे पास क्या था, पाइरुविक एसिड ऑल्सो नोन एज पाइरुवेट, जो आपको यहां दिख रहा है 1, 2 एंड 3, 3 कार्बन का कंपाउंड है। इसमें से ये वाले जो एसिडिक ग्रुप था उसमें से निकलेगा CO2 बाहर। जो CO2 बाहर निकल गया वो तो चला गया भाई एटमॉस्फेयर में एक्सेल करके, तो वो CO2 गया था माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया से वो जाएगा बाहर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो हमने बोला देखो सेल्स के पास पाइरुविक एसिड था साइटोप्लाज्म में, पाइरुविक एसिड साइटोप्लाज्म से मूव करेगा इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कहा, तो हमने बोला माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाइरुविक एसिड ने क्या दे दिया, CO2, जो माइटोकॉन्ड्रिया बाहर दे देगा ब्लड में, ब्लड से लंग्स, लंग्स से एक्सेल, और अगर वो प्लांट है तो स्टोमेटा से एक्सेल या लेंटिसेल से एक्सेल। सिंपल। तो अल्टीमेटली CO2 निकल गया बाहर। अब क्या बचा, तो हमने बोला 1 और 2, 2 कार्बन बच गया। ये 2 कार्बन क्या बन गया, एसिटाइल ग्रुप। इफ यू सी हियर, ये 2 कार्बन जो था ये क्या बन गया, एसिटाइल ग्रुप। इसी एसिटाइल ग्रुप को एक कोएंजाइम आके अटैच हो जाता है एंड द कोएंजाइम इज नोन एज कोएंजाइम ए। ठीक है, क्या बोला हमने, देखो हमारे पास 3 कार्बन का पाइरुवेट था, 3 कार्बन के पाइरुवेट में से एक CO2 चला गया बाहर। CO2 के बाहर जाने के बाद, ठीक है, CO2 के बाहर जाने के बाद क्या बचा था, 2 कार्बन कंपाउंड नोन एज एसिटाइल ग्रुप। इसी एसिटाइल ग्रुप को कौन अटैच हो गया, कोएंजाइम ए, और क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या क्या बाहर गया, CO2,
प्लस इस एसिड का जो हाइड्रोजन था ना वो भी बाहर गया, और वो किसने ले लिया, NAD ने, टू फॉर्म NADH2। तो मतलब एक तो CO2 गया बाहर, डीकार्बोक्सिलेशन, दूसरा हाइड्रोजन गया बाहर, ऑक्सीडेशन, इसलिए इसका तीसरा नाम जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। 3 नाम होगा इस प्रोसेस को, लिंक रिएक्शन, एसिटाइलेशन ऑफ पाइरुवेट, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब हमको पता था इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी था और रिमूवल ऑफ CO2 भी था, मतलब ऑक्सीडेशन भी हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ। यहाँ पे पाइरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया, therefore it is known as acetylation of pyruvate. This is a connecting reaction between glycolysis and Krebs cycle. क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस और Krebs cycle को लिंक करता है या कनेक्ट करता है, इसीलिए इसको हमने नाम दे दिया लिंक रिएक्शन। अब एंजाइम क्या होगा, तो याद रखो हमेशा सबस्ट्रेट के नाम से शुरू होगा, और उसके बाद अगर 2 चीजें बाहर निकल रही है, जैसे CO2 भी बाहर निकला और हाइड्रोजन भी बाहर निकला, प्रेफरेंस हमेशा हाइड्रोजन को जाएगा, एंड देयरफॉर द एंजाइम इज नोन एज पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। क्या नाम दे दिया हमने इसको, पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। प्लस इसको एक कोफैक्टर चाहिए, दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज द कोफैक्टर रिक्वायर्ड। कहाँ हो रहा था ये लोकेशन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। दिस कंप्लीट्स लिंक रिएक्शन। अब लिंक रिएक्शन कितनी बार रिपीट होगा, तो हमने बोला 2 बार। सी पूरे ग्लाइकोलिसिस में 2 पाइरुविक एसिड आया था, इसका मतलब लिंक रिएक्शन कितनी बार रिपीट होगा, 2 बार। 2 NADH2 बनेंगे, 2 CO2 बनेंगे और 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। खत्म, सिंपल। अब क्या होगा, अब यही एसिटाइल को A चला जाएगा एक भूलभुलैये में, और वो भूलभुलैये को हमने नाम क्या दिया है, क्रेब्स साइकिल। तो अब ये जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल था, उसको हमने दूसरा नाम क्या दिया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। क्यों ऐसा, क्रेब्स साइकिल इसलिए बोला क्योंकि इट वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय सर हैंस क्रेब्स। बिकॉज इट वाज गिवन बाय सर हैंस क्रेब्स, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया क्रेब्स साइकिल। अब नेक्स्ट, क्रेब्स साइकिल में सबसे पहले स्टेप में एसिटाइल कोएंजाइम A जो बाहर से आया, वो सबसे पहले मेंबर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से जुड़ जाएगा। जो 4 कार्बन का था, एसिटाइल कोएंजाइम A 2 कार्बन का था, तो 4 + 2 मिलके बनेगा 6 कार्बन का कंपाउंड। इस 6 कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, और यहां थे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल, कितने कार्बोक्सिलिक एसिड थे, 3, तो नाम दे दिया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इस केमिकल का नाम है सिट्रिक एसिड, क्योंकि सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, हमने इसको और एक नाम दे दिया सिट्रिक एसिड साइकिल। तो 3 नाम हो गया, क्रेब्स साइकिल क्योंकि इट वाज गिवन बाय सर हैंस क्रेब्स, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्योंकि जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना था उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप थे, देयरफॉर इट इज नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। प्लस सबसे पहला प्रोडक्ट इज सिट्रिक एसिड, तो नाम दे दिया सिट्रिक एसिड साइकिल। सिंपल। कुछ लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को TCA साइकिल भी बोलते हैं, विच इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, चलेगा, ठीक है। चलो इसी के साथ शुरू कर लेते हैं हम हमारा क्रेब्स साइकिल। ये देखो, ये है क्रेब्स साइकिल। भाई दिखने में तो थोड़ा डरावना है, पर ठीक है चलो पढ़ लेते। सबसे पहले कहाँ से शुरू करोगे, सबसे पहला शुरू किया हमने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, मतलब ऑक्सैलो एसिटेट। ऑक्सैलो एसिटेट 4 कार्बन का कंपाउंड था, 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम A से जुड़ गया और बन गया एक 6 कार्बन का कंपाउंड नोन एज सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रेट। एंजाइम को नाम दे दिया सिट्रेट सिंथेस। खत्म। अब क्या, तो हमने बोला साथ में कोएंजाइम A निकल गया बाहर, पुर्र, और वो वापस रुकेगा ताकि कोई और पाइरुवेट आए और किसी और एसिटाइल ग्रुप के साथ वो जुड़ पाए। सो वो रिसाइकल होता है लिंक रिएक्शन में, ठीक है। तो कोएंजाइम A तो रिसाइकल हो गया, निकल लिया दूसरे एसिटाइल की खोज में। अब क्या बचा, तो हमने बोला सिट्रेट बन गया, विच इज 6 कार्बन कंपाउंड। तो 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बन गया भाई, और इसको बोला बेटा तेरा काम है ऑक्सीडाइज होना,
तो तेरा तो हम हाइड्रोजन निकाल के रहेंगे। तो सिट्रिक एसिड बोला नहीं नहीं, मैं नहीं हाइड्रोजन निकालने देगा, एक काम करो, मैं जाता है मेरे भाई को भेजता है। तो सिट्रिक एसिड चला गया और उसके बदले कौन आया, आइसोसिट्रेट। लेकिन सिट्रेट से आइसोसिट्रेट डायरेक्टली नहीं बनता है, इसीलिए बीच में कौन आएगा, सिस एकोनिटेट, विच इज एन इंटरमीडिएट। तो सिट्रेट से बना सिस एकोनिटेट, सिस एकोनिटेट से बना आइसोसिट्रेट। इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया आइसोमराइजेशन। सिंपल, इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया, आइसोमराइजेशन। एक मिनट ब्लैक से लिखती हूं ताकि आपको दिखेगा। है ना, तो हमने इस पूरे स्टेप को क्या नाम दे दिया, आइसोमराइजेशन। खत्म। सबसे पहला स्टेप जो था वो था कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोए जुड़ा और 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बन गया। फिर हुआ आइसोमराइजेशन, जहां सिट्रेट से बना सिस एकोनिटेट और सिस एकोनिटेट से बन गया आइसोसिट्रेट। खत्म। अब क्या होगा, तो स्टेप नंबर 1 कंडेंसेशन खत्म, स्टेप नंबर 2 आइसोमराइजेशन खत्म। अब याद रखोगे स्टेप नंबर 3 से अगर आप ऑड नंबर देखते हो तो ऑड नंबर जाता है 3, 5, 7, 9। हर ऑड नंबर में ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, आई रिपीट, हर एक ऑड नंबर में ऑक्सीडेशन होगा, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। 3, 5 और 9, यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो NAD लेगा और NADH2 बन जाएगा। 3, 5 और 9। 7 का उल्टा F, तो 7 पे से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो FADH2 लेगा। तो एक क्रेब साइकिल से हमको क्या मिलेगा, तो हमने बोला एक क्रेब साइकिल से हमको मिलेगा 3 नाड़ू और 1 फाड़ू। 3 नाड़ू 1 फाड़ू मतलब 3 NADH2 एंड 1 FADH2। सिंपल, क्लियर। तो शुरू करते स्टेप नंबर 3। ये था हमारे पास स्टेप नंबर 3, जहां निकला हाइड्रोजन और बन गया NADH2। अब आइसोसिट्रेट 6 कार्बन में से अगर मैंने हाइड्रोजन निकाला, कार्बन नंबर चेंज होगा क्या, नहीं। तो जब जब हुआ ऑक्सीडेशन, कार्बन नंबर रिमेन सेम, तो क्या बनेगा, तो हमने बोला 6 कार्बन का एक स्ट्रक्चर बनेगा नोन एज ऑक्सैलोसक्सिनेट। क्या बन गया, ऑक्सैलोसक्सिनेट। ऑक्सैलोसक्सिनेट से निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्योंकि ऑक्सैलो, चलो एक काम करते हैं, इसको ब्लैंक स्लाइड पे लिख लेते ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले क्या था हमारे पास, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसके साथ कौन जुड़ा, तो हमने बोला एसिटाइल कोएंजाइम A। क्या बन गया, 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड से बना हमारे पास सिट्रिक एसिड से बना हमारे पास सिस एकोनिटेट। सिस एकोनिटेट से बन गया हमारे पास आइसोसिट्रेट। अब आएगा, ये था स्टेप नंबर 1, ये था पूरा मिलके स्टेप नंबर 2। अब आ गया हमारे पास स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा हर ऑड नंबर पे, तो NAD बनेगा, NADH2, और आइसोसिट्रेट क्या बन गया, एक 6 कार्बन का कंपाउंड, एंड दिस 6 कार्बन कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सैलोसक्सिनेट, विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। ऑक्सैलोसक्सिनेट फोर्थ प्रोसेस, फोर्थ स्टेप, CO2 दे दिया बाहर, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। जब डीकार्बोक्सिलेशन हो गया तो 6 कार्बन से बनेगा 5 कार्बन। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। पूरे क्रेब साइकिल में इकलौता 5 कार्बन कंपाउंड इज नोन एज अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटरेट, अल्फा KGB बोलते हैं इसको। ये इकलौता 5 कार्बन कंपाउंड है, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। फिर क्या हुआ, अब आ गया स्टेप नंबर 5, मतलब वापस ऑड नंबर, वापस अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। कौन निकालेगा, NAD, और क्या बन जाएगा, NADH2। उसके साथ साथ निकल गया एक CO2 बाहर। तो देखो एसिटाइल के पास थे 2 कार्बन, दोनों कार्बन निकल गया CO2 के फॉर्म में, पहला यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, और 5 कार्बन क्या बन जाएगा, 4 कार्बन, एंड द 4 कार्बन कंपाउंड इज नोन एज सक्सिनाइल कोएंजाइम A। सक्सिनाइल कोएंजाइम A जब बना था ना, दैट इज स्टेप नंबर 5,
ये लिंक रिएक्शन जैसा ही है। अगर आप चेक करोगे तो इसमें भी कोएंजाइम ए एंटर करता है, CO2 एग्जिट लेता है, NADH2 बनता है और एक एसिड से कोएंजाइम ए वाला सक्सिनाइल कोए बन जाता है। खत्म। अब व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एक 4 कार्बन का कंपाउंड था और ये आगे जाके बनता है स्टेप नंबर 6 में सक्सिनेट। मतलब कोएंजाइम ए निकल गया बाहर। जब कोएंजाइम ए निकला बाहर तो उसी को यूज करके यहां पे ADP क्या बनेगा, ATP, एक्चुअली GTP बनता है, बट GTP क्योंकि अनस्टेबल था इट इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू ATP। ठीक है, तो आप यहाँ पे कई कई जगह पे GTP देखोगे, कुछ जगह पे ATP देखोगे, दोनों करेक्ट है। ठीक है, अब क्या हो गया, तो सक्सिनेट क्या था, 4 कार्बन कंपाउंड, तो सक्सिनेट से क्या बनेगा, तो हमने बोला स्टेप नंबर 7, याद है ऑड नंबर 7 का उल्टा F, तो इस बार FAD आएगा और क्या बन जाएगा, FADH2। खत्म। और क्या बन गया, 7 का उल्टा F, फ्यूमरेट। फ्यूमरेट से स्टेप नंबर 8 में बनेगा मैलेट। मैलेट से आ गया स्टेप नंबर 9 मतलब फिर से ऑड नंबर, तो NAD बनेगा NADH2 और बन गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड वापस। खत्म। तो अब क्या क्या याद रखना है, तो मैं अब रेड कलर से मार्क कर रही हूं। स्टेप नंबर 3 का NADH2, स्टेप नंबर 5 आजा बेटा, यहां पे एक NADH2, स्टेप नंबर 7 FADH2 और स्टेप नंबर 9 NADH2। अल्टीमेटली क्या मिला आपको, 3 NADH2 और एक FADH2 प्लस स्टेप नंबर 6 पे एक ATP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से एक ATP मिल गया। ये था फ्रॉम 1 क्रेब्स साइकिल। एक ग्लूकोज के लिए नॉर्मली 2 बार क्रेब्स साइकिल होता है क्योंकि 2 पायरुविक एसिड बना था, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बना था, बट एक क्रेब्स साइकिल से आपको क्या मिलेगा, 3 नाड़ू, एक फाड़ू, एक ATP। सिंपल, क्लियर। अब 9 स्टेप थे, अगर आपको नाम याद करने, स्टेप नंबर 3, 5, 7 और 9, 4 के तो नाम हो जाएंगे ऑक्सीडेशन या फिर डिहाइड्रोजनेशन। खत्म। मतलब इतना इजी हो गया क्रेब्स साइकिल। अब फटाफट से रिवाइज कर लो, पहले कौन था, OA से बना सिट्रिक एसिड बाय कंबाइनिंग विद एसिटाइल कोएंजाइम में, सिट्रेट से सिसेकोनिटेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनेट, अल्फा KG, सक्सिनाइल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसिटेट। ठीक है, आई रिपीट, ऑक्सैलो एसिड, देखो ऑक्सैलो एसिटेट और एसिटाइल कोए कंबाइंड, सिट्रेट, सिट्रेट से बना आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट, अल्फा KG, सक्सिनाइल कोए, फिर सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसिटेट। खत्म। और यही चीज आपको यहां मिलेगी। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई नो हैंडराइटिंग थोड़े गंदे, बट स्टिल आपको एटलीस्ट पढ़ने में, अगर आप साथ साथ में लिख रहे हो तो लिखने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, अब मैं आपको वो वाला दिखाती हूँ जो पूरा डायग्रामेटिक वे में लिखा हुआ है, वो वाला। ठीक है, अच्छा अब याद रखोगे जितने भी क्रेब्स साइकिल के एंजाइम है ना, सब के सब कहाँ मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एक्सेप्ट ये वाला स्टेप नंबर 7। यहाँ एक एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, ये हमको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। ये एक्सेप्शन है, आई रिपीट, सारे क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मिलेंगे। एक्सेप्शन कौन था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, स्टेप नंबर 7 का एंजाइम। क्यों, क्योंकि वो मिलने वाला आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो अब यही से वापस आते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो हमने बोला अब आता है हमारे पास ETS। अब ETS की जरूरत क्या थी, तो हमने बोला देखो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में बना था एक ग्लूकोज की मदद से 2 NADH2। ठीक है, और अगर आपको याद हो लिंक रिएक्शन जो हमने आज ही पढ़ा, तो उसमें भी एक पायरुविक एसिड से, ठीक है, एक पायरुविक एसिड से एक NADH2 बनता है, बट अकॉर्डिंग टू ग्लाइकोलिसिस 2 पायरुविक एसिड बना था, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या रहेगा, 2 NADH2। नेक्स्ट, अगर अभी हमने 2 सेकेंड पहले क्रेब्स साइकिल पढ़ा,
क्रेब्स साइकिल में आपको क्या दिखा, अगर मैंने 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए कवर किया मतलब पूरा क्रेब्स साइकिल 2 बार होगा, तो क्या बनेगा 3 इंटू 2 6 NaDH2, 1 इंटू 2 2 FADH2, है ना। इतने तो कोएंजाइम बनने वाले, सारे रिड्यूस्ड। अब हमारी बारी थी कि हम इनको ऑक्सीडाइज करें। किसको, 2 + 2 + 6 मतलब 10 NaDH2 को ऑक्सीडाइज करना था और 2 FADH2 को ऑक्सीडाइज करना था। अब ये 10 और 2 तो छोड़ दो, 1 और 1 का कंसिडर कर लेते, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज द कोएंजाइम, लास्ट में, अब तक हर बार कोएंजाइम रिड्यूस हुआ था, अब लास्ट में ऑक्सीडाइज होगा, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। और जब जब ऑक्सीडाइज होगा एटीपी बनेगा, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, प्लस यहां पे जब ऑक्सीडाइज हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। अब देख लेते हैं, ये सबसे बहुत से लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये सच्ची बताओ एकदम इजी, एकदम इजी। चलो देख लेते क्या क्या है, इसको एकदम इजी तरीके से पढ़ लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे हमारे पास होंगे टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो हमने बोल दिया टोटल हमारे पास क्या थे, 5 कॉम्प्लेक्सेस, और हमारे पास थे 2 मोबाइल कैरियर। कहां पे थे, तो हमने बोला यहां इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। ये देखो 1 2 3 4 5 कॉम्प्लेक्सेस और 1 and 2 हमारे पास कौन थे, मोबाइल कैरियर। 5 कॉम्प्लेक्सेस एंड 2 मोबाइल कैरियर कहां प्रेजेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से अंदर आओगे तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मिलेगा, बाहर जाओगे तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मिलेगा। मतलब यहाँ पे कहीं पे आउटर मेम्ब्रेन था, दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जगह है, इसलिए हमने इसको बोल दिया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। खत्म। तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा था, अगर ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये उसका इनर मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे आपके पास सारी चीजें अरेंज थी। ये इनर मेम्ब्रेन पे 5 कॉम्प्लेक्सेस और 2 मोबाइल कैरियर। इनर मेम्ब्रेन से अगर आप अंदर देखोगे तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जो ये वाला पार्ट है, और यहाँ पे आपके पास होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जिसको मैंने अभी अभी येलो कर दिया, ठीक है, जो ये वाला हिस्सा है। सिंपल इज दैट। चलो अब यही से शुरू करते हैं, हमको और क्या क्या पढ़ना है। तो हमने बोला देखो, अब तक हमको ये पता है कि टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस है और 2 मोबाइल कैरियर है। कहाँ प्रेजेंट था, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर के साइड पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है और बाहर के साइड पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। अब आगे, तो हमने बोला आगे ये हुआ कि अगर ये देखो, ये मैंने उसको जूम कर दिया, तो आपको क्या दिख रहा है, ये देखो, ये था पूरा, अच्छा ये येलो तो नहीं दिखेगा, ये था आपका पूरा इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। उसको अंदर के बाजू कौन था, मैट्रिक्स, बाहर के साइड कौन था, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। कितने कॉम्प्लेक्सेस, 5। ये देखो, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1, NADH डिहाइड्रोजिनेस, ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर 1, NADH डिहाइड्रोजिनेस। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। याद है, ये क्रेब्स साइकिल का स्टेप नंबर 7 का एंजाइम है, जो मैंने बोला था कि कहाँ होना चाहिए था, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, लेकिन कहाँ मिलेगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स 2 बनता है ETS का। अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 को हमने क्या नाम दे दिया, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स या फिर साइटोक्रोम C रिडक्टेज। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 3 और ये यहां रहा कॉम्प्लेक्स 3। अब क्या, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 को हमने नाम दे दिया साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स, या फिर आप उसको बोल लो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इस कॉम्प्लेक्स की खासियत, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस है ना, सबके सेंटर में होता है आयन, जो +3 और +2 स्टेट के बीच में घूमते रहता है, डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन आया तो +2 बन जाएगा, दे दिया +3 बनेगा। तो फेरस फेरिक फेरिक फेरस फेरस फेरिक फेरिक फेरस, ये चलता रहता है। किस में, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 एंड 4।
4 नहीं, 1 2 एंड 3। कॉम्प्लेक्स 4 की कहानी अलग। यहाँ पे तो भाई कॉपर होगा जो Cu+2 और Cu+ के बीच में घूमेगा, मतलब क्यूप्रस और क्यूप्रिक फॉर्म में घूमते रहेगा। क्यूप्रस से क्यूप्रिक, क्यूप्रिक से क्यूप्रस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इलेक्ट्रॉन आने और जाने के ऊपर डिपेंड करेगा वो +2 है या +1। तो कंप्लीटली रेडॉक्स रिएक्शंस होते रहेंगे, कहीं पे ऑक्सीडेशन, कहीं पे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सी इलेक्ट्रॉन आया तो मैं हो जाऊंगी रिड्यूस, इलेक्ट्रॉन गया तो मैं हो जाऊंगी ऑक्सीडाइज। इसी इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से हमको वहां कौन चाहिए था, आयन या फिर कॉपर। कॉपर कहाँ था, कॉम्प्लेक्स 4 में, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज नाम दे दो, या फिर साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स, दोनों के पास कॉपर एटम रहेगा सेंटर में। ठीक है, अब लास्ट कॉम्प्लेक्स 5, इसका काम था एटीपी बनाना, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया एटीपी सिंथेस। क्या नाम दिया हमने, एटीपी सिंथेस। ठीक है, अब सबसे पहला, ऐसा हमको कैसे पता कि कॉम्प्लेक्स 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5? क्या जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स 1 को NADH डिहाइड्रोजिनेज ही बोलने का? कॉम्प्लेक्स 2 को क्यों नहीं बोल सकते? कॉम्प्लेक्स 3 BC1 कॉम्प्लेक्स क्यों है, वो AA3 कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं है? तो हमने बोला क्योंकि वो एक मेथड से अरेंज्ड है। ठीक है, कौन से फॉर्मेट में? तो हमने बोला देखो, सबसे ज्यादा एनर्जी, आई रिपीट, सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगा, NAD, मतलब कॉम्प्लेक्स 1 के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, NADH के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, और सबसे कम एनर्जी यहाँ पे ऑक्सीजन के पास, या फिर आप बोल लो कॉम्प्लेक्स 4 के पास। मतलब इट इज अरेंज्ड फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, किसी भी मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन को देने की एबिलिटी को, मतलब एबिलिटी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आता है व्हेन यू टॉक अबाउट रेडॉक्स पोटेंशियल। आई रिपीट, रेडॉक्स पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होगा अगर आप उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख रहे हो, और नेगेटिव होगा अगर आप उसका रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हो। किसका वैल्यू सबसे ज्यादा था? तो हमने बोला ऑक्सीजन का। और किसका वैल्यू सबसे कम था? तो हमने बोला NAD का। मतलब इट इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। आई रिपीट, अरेंजमेंट में क्या याद रखोगे, इट इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब ऑक्सीजन का रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा था, उसके पास ज्यादा एबिलिटी था हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने का, और NADH के पास कम एबिलिटी था। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल। किसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा? ऑक्सीजन का। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी NAD के पास, सबसे कम एनर्जी ऑक्सीजन के पास। सो कॉम्प्लेक्स 1 से लेके कॉम्प्लेक्स 4 तक डिक्रीजिंग एनर्जी मिलेगा, और कॉम्प्लेक्स 1 से लेके कॉम्प्लेक्स 4 तक इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। आई रिपीट, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं मूवमेंट कैसा हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसको फिर ले लिया, और मूवमेंट देखो कहाँ से कहाँ हो रहा है। NADH2 आया था, अपना हाइड्रोजन दे देता है किसको? कॉम्प्लेक्स 1 को। कॉम्प्लेक्स 1 में कौन था? तो हमने बोला कॉम्प्लेक्स 1 में था FMN, जो हाइड्रोजन लेने के बाद बन जाता है FMNH2। फिर वही FMNH2 हाइड्रोजन दे देगा बाहर, कहां से कहां गया? तो हमने बोला देखो, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चला गया 2H+। ठीक है, तो अब हमने बोल दिया मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या चला गया? 2H+। किसकी मदद से? कॉम्प्लेक्स 1 की मदद से, कॉम्प्लेक्स 1 की मदद से। सिंपल। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? तो हमने बोला ये जो 2H+ था, ये 2H+ यहाँ पे रहेगा और यहाँ के pH को रिड्यूस करेगा, तो यहाँ के H+ बढ़ते जा रहे, प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। फिर क्या हुआ? फिर H+ गया बाहर, तो क्या बच गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से जाएगा मोबाइल कैरियर UQ या यूबिक्विनोन के पास। आई रिपीट, या तो आप इसको नाम दे दो यूबिक्विनोन, या फिर आप इसको नाम दे दो क्विनोन, तो भी चलेगा। क्विनोन या यूबिक्विनोन हाइड्रोजन लेने के बाद और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बन जाएगा क्विनॉल या यूबिक्विनॉल,
और ये इलेक्ट्रॉन पास करेगा टू द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर 3। मतलब कॉम्प्लेक्स वन से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? कॉम्प्लेक्स 3 को किसकी मदद से? मोबाइल कैरियर UQ। कॉम्प्लेक्स 2 पे गया? नहीं। फिर क्या हुआ? फिर कॉम्प्लेक्स 3 के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो जाता है साइटोक्रोम C के पास, मोबाइल कैरियर। अब साइटोक्रोम C कहाँ था? आउटर साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। ये देखो, ये था हमारा इनर मेम्ब्रेन और ये था उसका बाहर वाला साइड। तो साइटोक्रोम C, which is a mobile carrier, is present on the outer side of the inner membrane. फिर साइटोक्रोम C ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दे दिया कॉम्प्लेक्स 4 को और हाइड्रोजन को फेंक दिया बाहर। तो टोटल अगर आप चेक कर लो, इधर 2H प्लस गया, ये 2H प्लस गया और ये 2H प्लस गया, मतलब टोटल 6H प्लस मॉलिक्यूल्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ गया। खत्म। अब क्या होगा? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और मैट्रिक्स से जो H प्लस जा रहा है बाहर, तो मैट्रिक्स का H प्लस कम हो रहा है। मतलब क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जहां प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और कम होगा इन मैट्रिक्स, तो प्रोटॉन्स को अंदर आना बनता है। सो व्हाट विल हैपन नाउ? The 6 proton molecules will come up in the form of 2H plus। तो 2H plus आएगा कॉम्प्लेक्स 5 से अंदर। अब कॉम्प्लेक्स 5 के ना 2 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट इज नोन एज F0 पार्टिकल। ये था F0 जो प्रोटॉन के मूवमेंट को करने में हेल्प करेगा। और यही जब प्रोटॉन मूव होगा तो F1 उसका काइनेटिक एनर्जी लेगा, ADP और IP को जोड़ के बनाएगा ATP। क्या बनाएगा? ATP। 2H प्लस के प्रोटॉन में, दो H प्लस के पास इतना काइनेटिक एनर्जी था कि एक ATP बन सकता है। सो प्रोटॉन मोटिव फोर्स, मतलब प्रोटॉन के मूवमेंट की वजह से जो फोर्स या काइनेटिक एनर्जी आया था वो क्या था? 2H प्लस का प्रोटॉन मोटिव फोर्स इतना इनफ था कि एक ATP बन सकता है। सिंपल एज दैट। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो हमने बोला हुआ ये कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से ATP बनेगा। अब कितने H प्लस आ रहे हैं? 2-2 करके। तो हमने बोला टोटल 6H प्लस आएगा। तो अगर टोटल 6H प्लस का मूवमेंट होता है, मतलब टोटल कितने ATP बनेंगे? 3 ATP इन केस ऑफ NADH2। इसलिए हम बोलते हैं एक NADH2 से 3 ATP मिलता है। क्लियर? सिंपल। अच्छा, अगर सिंपल फॉर्म में मुझे लिखना हो तो मैं ये बता दूं कि पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा कॉम्प्लेक्स 1 के पास, 1 से जाएगा मोबाइल कैरियर UQ के पास, UQ से जाएगा कॉम्प्लेक्स 3, 3 से जाएगा साइटोक्रोम C, C से जाएगा 4। ठीक है। और फिर कॉम्प्लेक्स 5 जो रहेगा वो ATP सिंथेसिस करेगा बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स। खत्म। टोटल 6H प्लस जो है वो मूव करेगा। 2H प्लस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 ATP, तो 6H प्लस से 3 ATP मिलेगा। अब जो हाइड्रोजन अंदर आया उसमें से 2H प्लस इज यूज्ड बाय हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक वाटर। इसको क्या बोल दिया हमने? मेटाबॉलिक वाटर। अगर आपको देखना यहाँ पे तो आप यहाँ पे भी देख सकते थे। देखो, हाफ ऑक्सीजन यूज करके प्रोटॉन के साथ जुड़ गया और बन गया मेटाबॉलिक वाटर। सिंपल। क्लियर? तो हमको यहां तक समझ चुका है कि मेटाबॉलिक वाटर कैसे बनता है। अब बारी थी FADH2 की, तो जाते FADH2 के पास। FADH2 में बाकी सारी चीजें तो रहेगी सेम टू सेम। डिफरेंस इतना था कि यहां पर कॉम्प्लेक्स 1 के बदले शुरू होगा कॉम्प्लेक्स 2 से, कॉम्प्लेक्स 2 से UQ, UQ से 3, 3 से C, C से 4। और यहाँ पे 6H प्लस के बदले 4H प्लस का मूवमेंट होगा और इसलिए बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। क्लियर? तो 2 ATP बनता है एक FADH2 से। तो हमको क्या याद रखना है? एक नाड़ू एक NADH2 से बनेगा 3 ATP बाई ETS, एक FADH2 से बनेगा 2 ATP बाई ETS। खत्म। ये था हमारा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ATP सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में किसकी वजह से होता है? कॉम्प्लेक्स 5, जिसको हमने नाम दिया ATP सिंथेस। ये देखो, कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेस का ऊपर वाला पार्ट होता है
F0. F0 पार्टिकल को आप क्या बोलोगे? तो F0 पार्टिकल इज नोन एज बेस ऑफ ऑक्सीजोम. आप उसको ऑक्सीजोम का बेस बोलो, ठीक है, या फिर ऑक्सीजोम, आप उसको ऑक्सीजोम का बेस बोल सकते थे, या फिर आप उसको क्या बोल सकते थे, या फिर आप उसको बोल सकते थे इंटीग्रल प्रोटीन, क्योंकि ये पूरा पूरा मेम्ब्रेन को कवर करता है. यू कैन कॉल इट एज इंटीग्रल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. खत्म. नेक्स्ट F1, ये था आपका F1 जो घूमता है, काइनेटिक एनर्जी मिलते. F1 को आप बोलोगे हेड ऑफ ऑक्सीजोम. वो बेस था, ये हेड है. और आप इसको बोल सकते थे पेरीफेरल प्रोटीन, क्योंकि ये पेरीफेरी पे था. तो आप उसको इंटीग्रल प्रोटीन बोलो F0 को, तो F1 को क्या बोलोगे? पेरीफेरल प्रोटीन. इंटीग्रल प्रोटीन या F0 पार्टिकल का काम था प्रोटॉन्स का मूवमेंट. F1 का काम था काइनेटिक एनर्जी को यूज करके ATP सिंथेसाइज करना. क्योंकि ये ATP सिंथेसाइज करेगा, हमने इस कॉम्प्लेक्स को क्या नाम दे दिया? ATP सिंथेस. सिंपल. चलो अब जाते हैं बैलेंस शीट पे. अब बैलेंस शीट मैंने एक्चुअली तो आपको काफी हद तक बता दिया है, बट फिर भी फटाफट देख लेते. सी, सबसे पहले आया हमारे पास ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास बना था, टोटल 2 ATP का खर्चा हुआ था, 2 ATP यूज्ड, स्टेप 1 एंड 3 मिलके 4 ATP प्रोड्यूस हुआ था, स्टेप 7 एंड 10 मिलके. ठीक है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है. उसके साथ साथ क्या मिला था हमको? तो हमने बोला 2 NADH2. ये 2 NADH2 से हमको मिलेगा 6 ATP मॉलिक्यूल्स बाय ETS. ये आएगा ET. अच्छा, इसको एक काम करते, ETS को एंड में लिखते हैं. ठीक है, तो हमने क्या बोला? देखो, ग्लाइकोलिसिस था, ग्लाइकोलिसिस में -2 ATP हो गया और +4 ATP हो गया. +4 ATP हो गया स्टेप 7 एंड 10 की वजह से, -2 ATP हो गया स्टेप 1 एंड 3 की वजह से. खत्म. ये था हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस के बाद आएगा लिंक रिएक्शन, जहां कोई ATP नहीं बनता है, तो छोड़ दो. फिर आता है क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल में एक क्रेब्स साइकिल में 1 ATP, लेकिन एक ग्लूकोज के लिए 2 क्रेब्स साइकिल होगा, तो 2 ATP बन गया. ये होगा स्टेप नंबर 6. ठीक है, फिर क्या हुआ? तो हमने बोला फिर आएगा हमारा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहां सबसे ज्यादा ATP बनेगा. देखो, ग्लाइकोलिसिस से आया था 2 NADH2, जो ETS करके बनाएगा 6 ATP. ठीक है. नेक्स्ट, लिंक रिएक्शन से आया था 2 NADH2, जो फिर बनाएगा 6 ATP. खत्म. फिर नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल से हमको मिलेंगे टोटल कितने? 6 NADH2, जो बनाएगा +12 ATP. और लास्ट में आएगा हमारे पास क्रेब्स साइकिल से 2 FADH2, जो बनाएगा 4 ATP. अब अगर आप काउंट कर लो, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 12 दैट इज 30. एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ. 2 + 4 6, 6 + 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 12 मतलब 20 30, 30 एंड 4 34. क्या गड़बड़ हो गया? कुछ गड़बड़ हुआ है? मैथ्स में गड़बड़ है. एक मिनट. हाँ, 4 + 2 6 है ना, ये हो गया 6. 6 + 6 + 6, तो ये तो हो जाएगा 18. अच्छा, 18 + 12 हो जाएगा 40. है ना. एक मिनट. हाँ, 18 + 2 will become 20 and 1 30.
अरे हाँ, यहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने। देखो, ये बनना चाहिए था हमारा 6 3 18 ATP, तभी मैं सोचूं गड़बड़ हो रहा है कुछ, है ना। ये बनेगा 6 3 18 ATP। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट कर लो तो अब हमारे कितने ATP बने, देखो 4 + 2 6, 6 + 6 + 6 18, 18 + 18 36, 36 and 4 40। तो 40 ATP बन चुके हैं इन टोटल, प्लस में और माइनस में कितना है 2, -2 ATP। अब टोटल बन गया हमारा 38 ATP। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। ठीक है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब क्या, तो हमने बोला देखो इसको मैं इमेज के फॉर्म में आपको बता देती हूँ, और ये इमेज के फॉर्म में आपका बैलेंस शीट आ गया ये। ठीक है, एक ग्लाइकोलिसिस से SLP से बनेगा 2 ATP, NADH2 से बनेगा 6, मतलब लिंक रिएक्शन से बनेगा 6 ATP, सिट्रिक एसिड साइकिल से डायरेक्टली 2, NADH2 से 18, FADH2 से 4, एडिशन सब्सट्रैक्शन करके सब कुछ आएगा 38 पे। अब कुछ अजम्पशन जो करने जरूरी थे ताकि हमको पता चले कि रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में 38 ATP कब आएगा। ठीक है, तो अजम्पशन देख लेते हैं। ये मैं इरेज कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लो, फिर मैं इरेज करती हूँ इसको। ठीक है, चलो अब मैं इसको कर रही हूँ इरेज, और अजम्पशंस देखो, ये आपके NCERT के स्टेटमेंट्स है। अजम्पशन ये था कि हमने सोचा है कि भाई सीक्वेंशियल इवेंट है, ऑर्डरली पाथवे है, कहीं पे भी ग्लाइकोलिसिस के बाद TCA हो रहा है, TCA के बाद ETS हो रहा है, एक के बाद एक, कहीं से भी कोई मॉलिक्यूल गायब नहीं हो रहा है, कोई नया ऐड नहीं हो रहा है, तो कोई भी इंटरमीडिएट यूटिलाइज नहीं हुआ है, ना ही कुछ नया सिंथेसाइज हुआ है। नेक्स्ट, हमेशा ग्लूकोज ही यूज किया है हमने, और कोई मॉलिक्यूल लिया नहीं है एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और NADH जो ग्लाइकोलिसिस से सिंथेसाइज हुआ था वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब ETS कर लेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 अजम्पशंस ऑफ बैलेंस शीट होने के बाद हम आते हैं सेकेंड लास्ट टॉपिक पे, दैट इज एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक मतलब, तो हमने बोला क्रेब्स साइकिल जो होता है ये एनाबॉलिक भी है और कैटाबॉलिक भी है। मतलब ये देखो, अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट था तो भाई ये प्रोसेस आएगा जो हमने पढ़ लिया, ग्लाइकोलिसिस होगा, लिंक रिएक्शन होगा, क्रेब्स साइकिल होगा। अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट के बदले फैट था तो फैट ब्रेक होगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल बनेगा ढाप, ढाप जाएगा ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड सो ऑन। फैटी एसिड बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A, और फिर वो चला जाएगा क्रेब्स साइकिल में। अगर आपके पास प्रोटीन था तो वो अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड करेगा डीएमिनेशन, और डीएमिनेशन करने के बाद वो बन जाएगा पायरुविक एसिड, फिर वो अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम A बन के क्रेब्स साइकिल बनेगा। मतलब एसिटाइल कोएंजाइम A इज अ लिंक बिटवीन ऑल पॉसिबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। चाहे आप कार्बोहाइड्रेट यूज करो, प्रोटीन यूज करो या फैट यूज करो, एसिटाइल कोएंजाइम A तो बनता ही बनता है। दिस वॉज नीट का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, ये नीट में आ चुका है, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये तो भाई कैटाबॉलिक हुआ, इसको एम्फीबॉलिक क्यों बोला, तो हमने बोला अगर आपने पूरे दिन में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन्स खाया ही नहीं था, तो हमने बोला अगर आपने प्रोटीन्स खाया ही नहीं था तो आपका बॉडी क्या करेगा, पायरुविक एसिड को लेके उसमें अमीनो ग्रुप ऐड करेगा, एमिनेशन करके अमीनो एसिड्स बनाएगा और अमीनो एसिड से प्रोटीन। अगर आपने पूरे दिन में कभी फैट्स खाया ही नहीं था तो आपका बॉडी क्या करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम A से फैटी एसिड बनाएगा, ढाप को बोलेगा बेटा ग्लाइकोलिसिस बहुत हो गया, चर्बी बनाना बाकी है, ग्लिसरॉल बन जा, और ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जोड़ के फैट बनाएगा। मतलब जो आपको डाउनवर्ड एरो दिख रहे हैं ना कैटाबॉलिज्म के लिए, वही रिवर्सिबल भी जाएगा एनाबॉलिज्म के लिए। तो क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट से कभी भी कोई भी अमीनो एसिड बन सकता है, क्योंकि पूरे रेस्पिरेशन का कोई भी इंटरमीडिएट कभी भी ब्रेक भी हो सकता है और सिंथेसाइज भी हो सकता है, देयरफॉर इट इज नोन एज एम्फीबॉलिक पाथवे, सिंपल एज दैट। अब लास्ट टॉपिक RQ, रेस्पिरेटरी क्वोशंट। हमारा EQ होता है, IQ होता है, ये RQ क्या होता है भाई, तो हमने बोला RQ मतलब हमारा फॉर्मूला जाता है रेस्पिरेटरी क्वोशंट या रेस्पिरेटरी रेशो, कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ अपॉन कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया पर यूनिट टाइम। अब क्या याद रखोगे, अगर आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में, ठीक है, अगर आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन ज्यादा है
तो उसके RQ का वैल्यू ज्यादा होगा। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन कम है तो बाहर से ऑक्सीजन ज्यादा लिया जाएगा, तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ गया उसके RQ का वैल्यू कम हो जाएगा। एग्जाम्पल, अब देखो RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में जितना ऑक्सीजन होता है उतना कार्बन होता है, मतलब CO2 प्रोड्यूस्ड अपॉन ऑक्सीजन CO2 प्रोड्यूस्ड अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम विल बी सेम एंड देयरफॉर इट इज 1। ठीक है, 6 CO2 अपॉन 6 O2 जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा 1। तो याद रख लो कार्बोहाइड्रेट के लिए इट इज 1। नेक्स्ट, RQ फॉर प्रोटीन, प्रोटीन का उल्टा देखो P था, P का उल्टा 9, तो आंसर क्या जाएगा 0.9। इजी टू रिमेंबर, P था, P का उल्टा जाता है 9, तो आंसर जाएगा 0.9। प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ऑक्सीजन कम होता है, तो बाहर से ज्यादा ऑक्सीजन लिया जाएगा एंड देयरफॉर द वैल्यू विल बी लेस देन 1। फैट्स, फैट्स F से आया, F का उल्टा 7, तो आंसर 0.7 है ना। नेक्स्ट तो कार्बोहाइड्रेट 1, प्रोटीन 0.9, फैट्स 0.7। ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड में ना भर भर के ऑक्सीजन होता है, तो इनका न्यूमरेटर का वैल्यू क्या रहेगा ज्यादा, डिनोमिनेटर का वैल्यू कम, क्योंकि ऑक्सीजन डिनोमिनेटर में था। अब अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू कम है तो व्हाट विल हैपन, आंसर क्या जाएगा मोर देन 1। सी यहां हर जगह ना डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा था, तो आंसर आपका लेस देन 1 आया। यहां पे डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या है कम, तो आंसर क्या जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट, एनेरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनेरोबिक रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन यूज ही नहीं होता है, इसका मतलब अगर आप CO2 अपॉन O2 लेते हो तो ऑक्सीजन का वैल्यू तो 0 होगा। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वैल्यू क्या आएगा, सोचो, वैल्यू आएगा हमारे पास इंफिनिटी। तो RQ फॉर एनेरोबिक रेस्पिरेशन इज इंफिनिटी। और लास्ट, अगर कोई डेजर्ट प्लांट है या ज़ेरोफाइट है या सक्यूलेंट है, तो इनका स्टोमेटा खुलता है रात को खुलता है CO2 लेने के लिए, मतलब ये CO2 जो रेस्पिरेशन से बनाएगा वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है, वो एनवायरनमेंट को वापस देता ही नहीं है। अंडर सच सिनेरियो इसका CO2 अपॉन O2 में CO2 क्या रहेगा 0। जब न्यूमरेटर, अरे बाप रे ये गड़बड़ हो गई, क्या रहेगा 0। जब न्यूमरेटर ही 0 है तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए 0। सिंपल, क्योंकि ये CO2 बाहर देता ही नहीं है, इसको CO2 इतना पसंद आता है ये रख लेता है बॉडी में, रिलीज ही नहीं करता है, एंड देयरफॉर द आंसर विल बी 0। खत्म, दैट कंप्लीट्स द चैप्टर। सो एवरीवन, अगेन आई एम अनाउंसिंग फॉर यू ऑल, अगर आपको CBSE बोर्ड के लिए क्रैश कोर्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे क्लिक कर लीजिए और कूपन कोड क्या यूज करोगे BMCC। परफेक्ट, यस, ओके। चलो इसी के साथ आई रिपीट अगेन, CBSE बोर्ड का क्रैश कोर्स 10 मई से शुरू हो रहा है, सीट्स फटाफट भर रहे हैं, तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए ताकि आपका सीट कहीं ना जाए। ठीक है, चलो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। एंड यस, थैंक यू उषा मैम फॉर मेकिंग सच अमेजिंग स्लाइड्स फॉर अस, इतना इजी करने के लिए चैप्टर के लिए थैंक यू सो मच। यस, एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड विद वेदांतु नीट मेड इजी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, चलो बाय।